हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bwiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। हाँ भाई, गुड इवनिंग। क्यों हंस रहे हो? नेक्स्ट लिखो, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा एनायन जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या स्पीसीज बोल दो, एक ऐसा स्पीसीज जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या सबस्ट्रेट को रिएक्शंस में एज ए लिविंग ग्रुप छोड़ता है, एज एन एनायन छोड़ता है। लिखो, species which leave an organic compound or a substrate in form of anion called living group। नेक्स्ट लिखे, लिविंग ग्रुप हो गया। अरे कोई भी ऐसा स्पीसीज जो एनायन के रूप में सबस्ट्रेट से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। इधर देख लो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो, सुनो एक बार इधर। जैसे ये है RCl है, इसके ना जब हम OH के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो यहाँ पे ये अटैक होता है और ये एज ए लिविंग ग्रुप ये ऐसे बन जाता है। होता कि नहीं होता? तो ये Cl- क्या है जो एनायन निकला? दिस इज लिविंग ग्रुप। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? लिखो फिर जल्दी। अच्छा, और सुन लो, इससे पहले लिखने से पहले और सुन लो। और क्या हो सकता है? इधर सुनो, और क्या हो सकता है बताओ। जैसे हम अगर बात करें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। भाई जब इससे बाहर निकलने के बाद सबस्ट्रेट से जितना स्टेबल एनायन बनेगा उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, है ना। या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ भी कह देते हैं। ऐसा क्यों? अरे स्टेबल एनायन जो होंगे वो घटिया बेस होंगे ना। कोई भी स्टेबल एनायन अपने लोन पेयर क्यों देना चाहेगा? क्योंकि वो अनस्टेबल होना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा ना, वो स्टेबल है। तो हम ये एक बात ये भी बोल सकते हैं, वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा दो, आपको दिख रहा है घटिया बेस है तो वो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। या ये लगा दो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, चेक कर लो। जैसे आपसे पूछा जाए OH- में और Cl- में कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप है, कैसे बताया आपने? क्योंकि इसका साइज बड़ा है और जिस एनायन का साइज बड़ा होता है वो स्टेबल होता है। OH- और SH- में बता दो। SH-, कोई डाउट है क्या? F-, Cl-, Br-, I- में बता दो। I-, ठीक है। और इधर आ जाओ। अब ये सुना आपने CF3SO3-, दिस इज ट्रिपलेट एनायन। और एक होता है C4F9SO3-। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दोनों में SO3 पे है तो SO3 में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कोई डाउट नहीं इसमें। तो फिर यहाँ पे क्या लगे? 3 माइनस I ग्रुप, और यहाँ पे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही कोई डाउट है क्या? जैसे मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए भाई इसमें है, ये लाइन से लिख देता हूं CO-, ठीक है, और लिख लो आप यहां पे CO-, O- NO2 लगा लो, ठीक। और इसके बाद ये लिख लो SO3-, और यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा लो, और यहां पे SO3-, यहां पे कुछ मत लगाओ। फिर इसके बाद और लिख लो, यहां पे SO3-, यहां Br लगा लो, यहां SO3-, यहां पे आप NO2 लगा लो। बताओ भाई सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? सोचो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे एनायन है
ओनली रेजोनेंस है, लेकिन यहां बात करें टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और बाकी में सब में क्या है, इसमें भी टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और बाकी सब में क्या है, तीन तीन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, तीन तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा तो इनका होगा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? और इन दोनों में और इसमें, इन दोनों का होगा, क्योंकि टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस। फिर इन दोनों में बात करी जाए, यहाँ पे -m लगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। अब बच गए अपने ये चार, इनमें बात करो, यहाँ पे क्या लगा +H, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा ना इनको, वहां पे कुछ नहीं लगा 0, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I का काम करेगा, और ये -m, तो -m सबसे ज्यादा, फिर ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? और इनसे भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है? CF3 ट्रिपलेट एनायन, ये जो हमने लिखा था, समझ आ रही बात? और इससे भी ज्यादा स्टेबल लिविंग ग्रुप जो होता है, इससे भी ज्यादा स्टेबल, देखो O+, जब भी है ना ऑक्सीजन ऐसे हो ना, हाइड्रोनियम आयन के रूप में हो, तभी बाहर निकल जाएगा हमेशा। और फिर इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है N या N2+ लिख दो, ऐसा लिख दो N2+, या इसको ऐसा दिखा सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड, और इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। अब ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कैसे निकलेगा? N2 के फॉर्म में निकलेगा ना। तो बताओ N2 से ज्यादा स्टेबल है क्या कोई कंपाउंड? N2 से ज्यादा स्टेबल है क्या? नहीं है ना भाई। N2 के देखो ट्रिपल बॉन्ड एक तो, और एक बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है। और अब देखो N2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए तो एनवायरमेंट में 78% होते हुए भी कोई हरकत नहीं कर रहा है ना, समझ रहे हो? फ्लोरीन वगैरह ज्यादा रहता ना, पता चल जाता, ठीक है? तो इसलिए सोचो, N2 किसी के साथ रिएक्ट करता है क्या? N2 रिएक्ट करता, मान लीजिए कहीं भी जाके, ठीक? तो फिर एसिड रेन होती है, अपने को मजा आता है, क्योंकि अपनी स्किन येलो हो जाती, सबकी एक जैसी येलो हो जाती ना एसिड से। नहीं कोई डाउट है क्या? तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये ऑर्डर होता है। कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है, इनमें से ऑप्शन देगा, मतलब इन्हीं में से आ जाएगा आपके तो, या नहीं आए तो आपको क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और वैसे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ये है, इसमें से ही पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई डाउट है क्या किसी को? तो जल्दी लिखो भाई। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े आपने? क्या क्या बन सकता है, बोलो क्या क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, और कार्बन फ्री रेडिकल, और कार्बिन, और नाइट्रिन। करें स्टार्ट पढ़ना? पहले तीन एक साथ पढ़ लो, रिवाइज फ्रॉम GOC1, ठीक है? पढ़ा चुका हूं, वहां से रिवाइज करो। अब मेन हेडिंग डालो कार्बिन। कार्बिन नाइट्रिन पढ़ना अपने को, यहां पे बस है ना, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत ही नहीं है। लिखे? हटा दूं? देखो कार्बिन, कार्बिन में क्या लिखेंगे भाई? कार्बिन क्या होता, लिखो कार्बिन हैविंग टू बॉन्ड पेयर एंड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टू अनपेयर्ड की बजाय ये भी लिख सकते हो टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना? टू बॉन्ड पेयर एंड टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कार्बिन। जैसे देखो, मान लीजिए यहां पे ये है, ठीक है? ये इसके पास दो बॉन्ड पेयर हो गए। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक तो यहां पे बॉन्डिंग में यूज कर लिया, कि यहां पे यूज कर लिया, बाकी दूसरे का होगा किसी का, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए, वो बॉन्डिंग में नहीं, नॉन बॉन्डिंग में है। समझ आ रही बात? तो अब देखो क्या होगा। अब जैसे ये अगर हम लिखे, ये हो सकता है इसमें CH2, दो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बिन। नहीं समझ आई बात? और ये क्या है?
डाइक्लोरोकार्बिन, ये ऐसे लिख दो Cl और ये डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां पे लिख दें 2 फिनाइल ग्रुप लगा दें, दिस इज डाइफिनाइल कार्बिन। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? और इसके बाद बनता कैसे वो देखना चाहते हो? जैसे मान लीजिए CH2N2 है, ठीक, इसको हमने हीट कर दिया तो ये क्या देता है? मिथाइल कार्बिन देगा, और क्या देता है? N2 देता है। समझ आई कि नहीं आई बात? अब इसके बाद अगर हम जैसे ये ले लें CH2I2 ले लें, तो इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करा दो, ये भी क्या देता है? डाइक्लोरोकार्बिन, सॉरी मिथाइल कार्बिन, ZnI2 निकल जाएगा। और अब डाइक्लोरोकार्बिन ये वाला कौन सी रिएक्शन में मिलता है बता सकते हो? वेरी गुड, रैमर-टाइमन रिएक्शन। जैसे उसमें होता क्या? CHCl3 की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराई जाती है, तो क्या क्या देता है ये? बोलो। CCl2 देगा और KCl देगा प्लस पानी देगा, तो दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन। कौन सी रिएक्शन में मिलता है? रैमर-टाइमन रिएक्शन में। अब मेरे को अभी भी याद है 2018 की टेस्ट सीरीज के जब मैं वीडियो सॉल्यूशन बना रहा था ना, तो मैंने बोला था कि एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि रैमर-टाइमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, यही पूछा गया था। अभी हम इसको अभी नहीं पढ़ने, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ रहे हैं अभी तो, है ना। रिएक्शंस अपनी कल से स्टार्ट होगी, आज रिएक्शंस नहीं करेंगे, है ना। कल से भी स्टार्ट ना हो, शायद परसों से स्टार्ट हो, कल देखते हैं आप कितना पढ़ पाओगे, ठीक। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही, कहीं रिएक्शन सोच रहे हो, ठीक। तो देखो रैमर-टाइमन रिएक्शन में मिलेगा ये। इसके बाद क्या होता है देखो, जैसे एक वो सुना आपने हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंस मैक्सिमम, चलो मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करनी है अपने, वो छोड़ो इसको, मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करनी है ना, उसका रूल का क्या करना है? हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल। तो इसमें मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं हम लोग कैसे? m = 2s + 1, ये फॉर्मूला लगता है। व्हाट इज s? s इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो स्पिन कितनी होगी? 0 होगी, और m कितना आएगा? 1। दिस इज कॉल्ड सिंगलेट, m1 आए तो। और अगर मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसकी स्पिन कितनी होगी? हाफ, तो हाफ वहां पे रखो, m कितना आएगा? हाफ इंटू 2 1, और प्लस 1 2 आ गया m, तो इसको क्या बोलते हैं? डबलेट बोलते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 हाफ प्लस हाफ, स्पिन कितनी होगी टोटल? 1, और वहां पे 1 वैल्यू पुट करो 2s + 1 में, s की 3, दिस इज ट्रिपलेट। ये क्या कहलाता है? ट्रिपलेट। अब सोचो, जो कार्बिन है, कार्बिन में क्या होते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, तो दोनों पेयरिंग में आ सकते हैं और दोनों अनपेयर्ड आ सकते हैं। यही हो सकता है, दोनों अलग अलग आ सकते हैं। दोनों जब दोनों पेयरिंग में आएंगे क्या कहलाएगा? सिंगलेट कार्बिन। और दोनों जब अनपेयर्ड आएंगे करें ट्रिपलेट। कार्बिन कितने टाइप का होता है? देखो 2 टाइप का हो गया अब यहां पे, एक तो सिंगलेट कार्बिन, और क्या हो सकता है? ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक। कैसे? मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? पेयरिंग में आ गए, दिस इज सिंगलेट कार्बिन, ठीक। और दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गए, अलग अलग आ गए, तो दिस इज ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक। तो आपने इसमें क्या लिखा? क्या लिखोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, m की वैल्यू कितनी आई? 1, ठीक। m की वैल्यू 1 आई। और ये कैसा शेप होगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? 1 2, भाई 2 तो बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, क्या हो गया? sp2। शेप कैसा होगा? लीनियर, बेंट शेप, बेंट शेप होगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? बोलो भाई। और अब बताओ, बोथ इलेक्ट्रॉन
आर इन सेम ऑर्बिटल, और जब सेम ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रिपल्सन क्या होगा? रिपल्सन मोर रिपल्सन, और हम क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी लेस स्टेबिलिटी। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? सिमिलरली अब उसका करना आपको, क्या करोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बताओ पहले तो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, m की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। यहां पुट कर दो, s कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ इसका? दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो लीनियर रहेगा ये, और sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, sp लीनियर। तो हम क्या बोलेंगे? बोथ इलेक्ट्रॉन आर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, और अब डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है तो लेस रिपल्सन और स्टेबिलिटी मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, ऐसा करना। समझ आया कि नहीं आया? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? बोलो भाई, समझ आया सबको? जल्दी से लिख लो। पूछ सकता है इनमें ज्यादा स्टेबल कौन, इसमें ये इनमें से कोई भी स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। वैसे आईआईटी में ज्यादा आता है, आपके आता नहीं है, लेकिन आपके बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट में, तो पता तो होना चाहिए ना। ये रिएक्शन जो लिखी इनमें बनेगा नहीं आगे जाके। ये लिखो जल्दी जल्दी। देखो फिर नाइट्रीन लिखो। नाइट्रीन क्या होता है भाई? है ना, ऐसा नाइट्रोजन जिसके पास एक तो बॉन्ड पेयर हो, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक लोन पेयर हो, और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में हो। चलो लिखो नाइट्रीन, लिखो नाइट्रीन। व्हेन नाइट्रोजन हैव one bond pair, 2 paired electron, यानी एक लोन पेयर, 2 paired electron and 2 non bonding electron called नाइट्रीन। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ, देखो ये एक बॉन्ड पेयर बना लिया इसने, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 ऐसे। अब ये तो इसके साथ एक तो बॉन्ड बना लिया, और ये दोनों मान लीजिए पेयर्ड है, और ये दोनों पेयरिंग में भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। समझ आई बात? जैसे अगर हम ये बोले ये क्या है, इसको क्या बोलोगे? मिथाइल नाइट्रीन। ठीक, और अगर इसको पूछा जाए ये क्या है, ये क्या है? असाइल नाइट्रीन। असाइल नाइट्रीन कहां पाया जाता है? वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन में? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में हर बार आती है। रिएक्शन, ठीक है। अब इधर देखो, नाइट्रीन कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। कौन सा? ये भी क्या होगा? सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे ये ऐसा होगा, यहां पे भी दोनों पेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किस में है? पेयरिंग में, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी? पीछे देखी थी 1। तो इसमें क्या होगा? सीधा सिंपल होगा ये तो, लीनियर। क्या बोलेंगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 बोल देंगे। ठीक, और ये लीनियर रहेगा। लीनियर तो ये वैसे बोलते नहीं है जब एक ही बॉन्ड बनता है उसके लिए, लेकिन बोलने में क्या जाता है। ठीक, और अब इधर देखो ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होगा? एक तो बॉन्ड पेयर, एक क्या होगा? पेयरिंग में, और ये 2 क्या होंगे?
अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp ओनली sp, और ये भी लीनियर। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इसमें ये दोनों पेयरिंग में है रिपल्सन ज्यादा रहेगा, इसमें ओनली एक पेयरिंग में है। ठीक, डबलेट नहीं बनता इसमें। डबलेट में क्या करना पड़ेगा, 2 पेयरिंग में रखने पड़ेंगे। क्या रखना पड़ेगा 2 अनपेयर्ड। तो अब इसमें कहाँ है 2 अनपेयर्ड, 2 नहीं कितना 1 अनपेयर्ड, सॉरी 1 अनपेयर्ड कहाँ आ रहा है, समझ आ रही बात। तो कर लोगे बस। ये ना कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता आपसे इनकी, और कोई दिक्कत नहीं है। करो जल्दी। अच्छा सुनो सुनो, एक चीज तो बताओ, ये दोनों है, ये कैसा डाया कि पैरा, और ये क्या है पैरा। समझ आई कि नहीं आई बात। अच्छा एक बात बताओ, अब सिंगलेट कार्बिन होगा वो डाया होगा कि पैरा होगा। भाई सिंगलेट में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आते हैं, तो उसमें भी लिख लो डाया और पैरा। सिंगलेट हमेशा पैरा होगा और ट्रिपलेट हमेशा, उल्टा बोल दिया, सिंगलेट हमेशा डाया और ट्रिपलेट हमेशा पैरा। वेरी गुड। पूछूं, क्या पूछूं। आप देखो नाइट्रीन में, और आपने कार्बिन देखा, ठीक, आपने नाइट्रीन देखा, दोनों में क्या है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंस शेल में 2 4 2 6, 2 4 2 6, दोनों क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो दे विल वर्क एज, लिखो बोथ कार्बन एंड नाइट्रीन वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, आगे काम आएगा। अब लिखो मेन हेडिंग, न्यू पेज से स्टार्ट करो, और बल्कि ना अभी लिखो मत आप, पहले मैं पूरा लिख दूं फिर आप लिखना। ठीक, पहले समझ लो पूरा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक, फिर आराम से बैठ के लिखते रहना। अब आपको पेज कौन सा, पोर्ट्रेट मोड में करना है या लैंडस्केप, समझ जाओगे आप अभी। टाइप ऑफ रिएक्शंस, कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं, 4 टाइप की। सबसे पहला एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन, एडिशन रिएक्शंस। सेकंड कौन सी आती है अपनी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, उसके बाद कौन सी आएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद कौन सी आएगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। स्पेशल रिएक्शंस होती हैं रिएक्शंस। देखो भाई, एडिशन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐड करना। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या होगा, ऐड करना। ठीक है, समझ आ रही। कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपके ना बॉडी में तो कुछ सब कुछ है, इसके अलावा मैं आपके माथे में ऐसे पेन लगा दूं, ये ऐड हो गया ना कुछ अलग से, कुछ भी ऐड करना। ठीक, जैसे अब ऐड कब होगा, किसी को हटा के ऐड किया तो वो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। एडिशन मतलब कंपाउंड में से, जैसे मान लीजिए जितने एटम उसके लगे हैं, जितने मॉलिक्यूल जो भी लगा वो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो क्या मेथड है, तो वैलेंसी तो फ्री करनी पड़ेगी। जैसे कार्बन में मान लीजिए 4 कुछ लगाने अपने को, तो वैलेंसी 4 होनी चाहिए ना, मतलब मैक्सिमम तो 4 चीजें लग सकती है ना। तो हम क्या करें कि अगर कहीं पे भी कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड है, या कोई एटम है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, और उस मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ करके हम क्या कर ले, वैलेंसी फ्री कर ले। तो यहां पे अब वैलेंसी फ्री होगी ना, तो कुछ भी लिख सकता है। जैसे एक्स और वाई लगा दिया मान लीजिए मैंने, तो ये क्या हो गया, इस कंपाउंड में एक्स और वाई का एडिशन हो गया। नहीं समझे बात। ठीक, और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब क्या करें, सब्स्टिट्यूट आना। फुटबॉल का गेम खेलते हो आप, देखते तो होंगे। वो क्या करते हैं, जब उसमें ना ऐसे आता है
वो नंबर दिखाता है, फिर वो एक आता है अंदर और दूसरा बाहर चला जाता है ना। तो वो क्या आता है उसका सब्स्टिट्यूट, मतलब प्लेयर 11 रहेंगे टीम में टोटल, ठीक, तो उनमें से एक बाहर जाएगा जब दूसरा अंदर आएगा। नहीं समझ आई बात? कोई डाउट है क्या? जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड था अपना ए बी, अब मैं इसमें से क्या करूं, बी को हटा दूं और इसकी जगह सी लगा दूं, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है क्या इसमें? अच्छा ये भी ऐसे ही बता रहा हूं ना, से मान लीजिए यहां से मैं हाथ हटा दूं अपना और यहां पे कुछ और लगा दूं, नकली की बाजू लगा दूं, तो क्या हो गया, वो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, ठीक है। उसकी जगह कुछ लगा है लेकिन वो हट गया, ठीक, इसको हटाओ और ये लगा दो, ठीक। फिर क्या होता है, एलिमिनेशन, कुछ एलिमिनेट करना, हटाना उसमें से कुछ। जैसे मान लीजिए दोनों हाथ काट दो अपने, काट लो, ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये भी हट जाए और ये भी चला जाए, तो ये क्या होगा, ये इसका पाई बॉन्ड यहां चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। समझ आई ना बात? इसमें कोई डाउट है क्या? फिर एक आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे एक आदमी को लो, आप डॉक्टर तो हो ही, उसकी टांग हटा के बाजू की जगह लगा दो, बाजू टांग की जगह लगा दो, नहीं ऐसा, ये इधर चला जाएगा वो उधर चला जाएगा। जैसे ए सी बी रीअरेंज हो गया ना, तो ये 4 टाइप की रिएक्शंस अपने को पढ़नी है। समझ आई बात? करें स्टार्टअप आगे, बोलो समझ आया? इसमें कोई डाउट? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक। एडिशन रिएक्शंस 2 टाइप का हो सकता है। एडिशन कैसा, आयोनिक एडिशन, आयोनिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक, और एक हो सकता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड FRAR। अब आयोनिक एडिशन होगा जब किसी आयन का ऐड होगा, कैटायन ऐड हो सकता है, एनायन ऐड हो सकता है। कैटायन को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, एनायन को न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी कैटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, EAR, और जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा उसको क्या कहेंगे, NAR। अब EAR कहां होगी, NAR कहां होगी, बता सकते हो भाई? EAR वहां पे बोलेंगे जहां पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है, और जहां पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ वहां पे क्या बोलेंगे, ठीक। EAR में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, कहां पे होता है इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं तो होगा। तो कहां पे होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जैसे ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा कहां से आ गया अभी? जैसे मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड C है और एक केस में C डबल बॉन्ड O है या C ट्रिपल बॉन्ड N है, पोलर पाई बॉन्ड है। तो जब भी ये टूटेगा जब भी ये टूटेगा कैसा टूटेगा, माइनस और प्लस और माइनस और प्लस ऐसे टूटेगा। तो हम जब भी रिएक्शंस देखेंगे तो क्या देखेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन पे किसका अटैक हुआ यही चेक करना है। तो यहां पे कार्बन पे किसका अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ना, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कैसी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा ना इस केस में, या आप कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करा सकते हो यहाँ पे। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई। अब इस केस में देखो ये पाई बॉन्ड है, कैसा पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है क्या, नॉन पोलर है। क्या ये प्लस माइनस में टूटेगा, नहीं टूटेगा। टूटेगा जब आप तोड़ेंगे, जब आप इसके ऊपर किसी का अटैक करेंगे। लेकिन ये तो ऑलरेडी पोलर पाई बॉन्ड है ना, अपने आप टूट सकता है ना, मतलब अपने आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस तरफ रहेगी, इस तरफ ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नहीं क्या, कोई डाउट है क्या, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। समझ आई बात। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब ये मान लीजिए ये एल्कीन है तो ये एल्कीन के अराउंड ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होगा रीजेंट की तरफ। तो रीजेंट के कौन से पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। जैसे आप मैग्नेट लेके आते हो ना, तो मैग्नेट का सेम पोल ऐसे अट्रैक्ट करा पाओगे, वो दूर जाएगा, तो उसके दूसरी तरफ अट्रैक्ट होगा ना।
नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, ये पढ़ते हैं हम। तो वैसा इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है इनके पास, तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे? नहीं। तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? तो सबसे पहले कौन ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड, अगर इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन स्टार्ट कराई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर न्यूक्लियोफाइल ने स्टार्ट कराई तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन सी रिएक्शंस आएंगी? एल्कीन की आ गई, एल्काइंस की आ गई, ये क्या होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और यहां पे पोलर पाई बॉन्ड वाली क्या कहलाएंगी? है ना, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, है ना, नाइट्राइल्स की रिएक्शंस। लिखूं क्या यहां पे, या ऐसे ही समझ में आ जाएगा? बताओ ऐसे ही समझ में आ रहा है? लिखूं कार्बो, मतलब आप ये देखो, हम ओवरव्यू ले रहे हैं ऑर्गेनिक का पूरा, क्या पढ़ने वाले हैं। यानी हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस किसके अंडर पढ़ेंगे? NaR, नाइट्राइल्स की, है ना, और यहां पे ये एल्केन एल्काइन की EAR। समझ आ रही बात? तो अब अपने को कंपाउंड देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कैसी रिएक्शन देने वाला है, EAR देगा कि NaR देगा। ठीक, बाकी फिर अपना काम रहेगा रिजेंट का, कि कहां अटैक करेगा, कैसे करेगा। ठीक, तो अपने को ये देख के तो समझ में आना चाहिए NaR देगा, फिर NaR के मैकेनिज्म पता होने चाहिए अपने को। ठीक, कैसे करते हैं फिर, है ना। आप किसी, अगर इतना बेसिक सीख के चलोगे ना, आप किसी में कुछ भी कर सकते हो। सही बात है ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। जैसे टीचर करते हैं ना, टीचर बनाते हैं क्वेश्चंस को, मतलब टीचर को आप नया क्वेश्चन दे दोगे तब भी सोल्व कर देगा उसको। तो नया क्वेश्चन आपको आए तब भी आपका भी सोल्व होना चाहिए ना। तो ऐसे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अपने को। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, दोबारा बताऊं? वेरी गुड। ये क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड फरार। कहां से फरार है? FRAR है? कहां से फरार है? चंद्रमा से फरार है? दिमाग से फरार है। कौन? फरहान। देखो FRAR। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा भाई, बोलो? इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल एडिशन होगा, होना तो एडिशन है, होगा वहां पे जहां पे पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड किस किस के बीच में हो सकता है? पोलर पाई बॉन्ड हो सकता है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड हो सकता है। तो क्या ये जो नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, क्या उसमें फ्री रेडिकल बनेगा? क्या आप कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ऐसे तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते ना। यानी ये रिएक्शन भी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी कौन देगा? एल्कीन देगी, एल्काइन दे सकती हैं। तो समझ आ रहा है कौन से चैप्टर की रिएक्शन कहां पढ़ी जा रही है? तो यहां भी लिख लोगे ना अपने आप, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ये है नाइट्राइल्स है, एसिड बेस रिएक्शन भी इसी में आती है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आगे बढ़े फिर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अब ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ये भी कैसी होंगी? आयोनिक रिएक्शन होंगी एक तो, और एक कैसी होंगी? है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इस केस में क्या होने जा रहा है? आयनिक रिएक्शंस। आयनिक किसका? आयंस का, आयंस की फॉर्म में। तो आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख लो। आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कैटायन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और शॉर्ट में ESR। और यहां पे NSR। समझ आई कि नहीं आई बात? तो देखो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है बताऊं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यहां पे मान लीजिए मैंने जहां नीचे तो नहीं लिख रहा ना, यहां पे मान लीजिए ये मैंने बेंजीन ले ली। ठीक, अब ये पाई बॉन्ड तो बेंजीन में भी होता, मैंने बेंजीन नहीं लिखा था वहां पे। ER क्यों नहीं देती बेंजीन? अब इसका रीजन भी आपके सामने आने वाला है। तो मान लीजिए इस बेंजीन के ऊपर मैंने किसकी रिएक्शन करवाई? इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाई। अब ये तो कभी जाके अटैक करता नहीं है, और अटैक वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। डोनेट तो वही करेगा ना जो पैसे वाला है। समझ आ रही बात? तो
अब क्या होगा, यहां पे इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई बॉन्ड का, किसी भी पाई बॉन्ड का, तो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे क्या बनेगा, एक पे तो नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा, और जहां पे नेगेटिव आ जाएगा वहां पे कौन अट्रैक्ट होगा, लगेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे पॉजिटिव आ गया और यहां पे हाइड्रोजन रहेगा अपना, और यहां पे ये हाइड्रोजन, ठीक, इस हाइड्रोजन को बेसिक मत लिखो। अब देखो याद करो हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज के बगल में अल्फा एच है, और अल्फा एच जैसे ही निकलेगा तो एच प्लस के रूप में, और ये बॉन्ड यहां आएगा, और जैसे ही ये होगा यहां पे क्या होगा, वापिस ये बन जाएगा, और ये बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये रिएक्शन फर्दर पॉसिबल है, क्योंकि नहीं है ना, क्योंकि एरोमेटिक बन गया ना इससे, तो पॉसिबल है ना। अब आप छोड़ो, बीच की बात भूल जाओ, अब ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसा हुआ, अब बीच की बात को भूलो। यहां पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हटा के क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, हाइड्रोजन की जगह कौन आया, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। समझ आई कि नहीं आई, ESR कहां पे होगी, तो हम क्या बोलेंगे, ESR कहां हो जाएगी, बेंजीन में हो जाएगी। नहीं समझ आई बात। तो अपने नॉन पोलर पाई बॉन्ड ये बन रहे थे, तो इनमें दो में तो क्या हो गई, EAR हो गई, एल्कीन अल्काइन में, और नॉन पोलर बॉन्ड अपना बेंजीन के पास भी था, उसमें क्या हो गई, ESR। तो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, ESR। तो बेंजीन में ये पढ़ेंगे, या ऐसा बोल दो जब ESR पढ़ेंगे तो बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ेंगे। समझ आ कि नहीं आया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है NSR की। अब NSR कहां होगा, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है। सोचो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कौन से कार्बन पे होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। और अब एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब भाई न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन उस कार्बन पे होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। और कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसमें कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, लाइक हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक। और लेकिन इसमें हम ना डबल बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी पोलर पाई बॉन्ड वाली रिएक्शन थी वो एडिशन रिएक्शन में हो जाएंगी, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये अल्कोहल है, ये RX है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, डेल पॉजिटिव, और ये डेल नेगेटिव। तो यहां पे हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको निकालेगा, और यहां पे ये आ जाएगा, तो ये बन गया। देखो ये किसके रूप में निकल गया, एनायन के रूप में, लिविंग ग्रुप के रूप में, और X निकला और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो एक तो गया ग्राउंड से बाहर और एक आ गया, तो सब्स्टिट्यूट आया कि नहीं आया उसका, तो ये होगा। तो मैं इसको यहां पे दिखा नहीं रहा हूं, बस ये बताया है ना, ऐसा होता है, ठीक। RX हो सकता है, ROH हो सकता है, और ऐसा केस हो सकता है ROR- हो जाए। तो ये तीनों क्या देंगे, NSR। और इनको किस नेम के अंडर पढ़ेंगे, इसमें दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1 और SN2। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या किसी को। अब दूसरी रिएक्शन एक टाइप की और आती है, जैसे ये है CONH2 है, ठीक। तो इसमें भी कार्बन जो जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो इसमें भी NH2 हट के यहां पे OH आ जाए, Cl आ जाए, ऐसे आ सकते हैं ना, ठीक है। कौन कैसे आएगा या नहीं आएगा वो हम आगे देखेंगे, बस आप ये सोचो नाइट्रोजन हट जाए, अपना इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए, और इसके पास कोई और न्यूक्लियोफाइल आ जाए, NH2 हो, OH हो यहाँ पे, और OR है, और यहाँ पे हेलोजन है, तो इस केस में भी NSR ही होगी। तो ये रिएक्शन भी हम NSR के अंडर पढ़ लेंगे, ठीक। समझ में आई कि नहीं आई बात, कोई डाउट है क्या किसी को। ROR में तो ऐसे निकल जाएगा ना, कोई भी बॉन्ड, मान लीजिए यहां से ये निकल गया, OR- निकल जाएगा। नहीं समझ आई बात, अरे मैं तो ऐसे बता रहा हूं, आगे इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, बहुत ज्यादा डिटेल में, एक एक मैकेनिज्म को। तो देखो अब नेक्स्ट 14 लेक्चर में हम यही तो करने वाले हैं। आज तो हम ओनली ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम आने वाले 14 लेक्चर में, ठीक। अब आती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल एज ए सब्स्टिट्यूट कहां आएगा, कहां पे आता है। अब जहां पे पोलर पाई बॉन्ड होगा
वो तो कैटायन एनायन के रूप में निकलेगा और सब्स्टिट्यूशन आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन यहां पे अपने को क्या लाना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट लाना है। तो फ्री रेडिकल बनाना कहां पे आसान होगा, नॉन पोलर में या हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव अल्कोहल, एसिड, हैलाइड, इनमें एस्टर है। इनमें अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, इनमें तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड भी पोलर है और जहां पे पाई बॉन्ड है वो भी पोलर है। ठीक, तो वो तो क्या है होगा, फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा नहीं इजीली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FRSR, ये रिएक्शन जो हम करते हैं वो मेनली कहां पे देखते हैं, एल्केन्स की रिएक्शन देखते हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन। एल्कीन में भी आ जाएगी एक दो, नहीं समझ आई बात, ठीक है। जैसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा ना वहां पे, ठीक, लेकिन वहां पे बनेगा तो सिंगल बॉन्ड के साथ। जो ये बात मैं बोल रहा हूं अभी आपको नहीं समझ में आई तो आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये एल्केन्स की आएंगी मेनली, मेन लिख रहे हैं हम, है ना। अब नेक्स्ट आ गई एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सोचो, यहां पे कुछ लगा है, मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन लगा, यहां पे Cl लगा, ये अपना बॉन्ड लेके निकल गया और यहां पे फिर से हाइड्रोजन की छुट्टी होगी क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये यहां पे आ जाएगा। तो क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन की जो रिएक्शन होंगी दोज विल बी, मेनली कौन सी पढ़ते हैं इसमें, मेन E1 E2 नहीं पढ़ते, ठीक। एलिमिनेशन रिएक्शंस ये इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वो स्पेशल रिएक्शन होती हैं, तो अलग अलग चैप्टर में कहीं कहीं पढ़ लेंगे, ठीक। ये क्या है, स्पेशल रिएक्शंस है, ठीक है। तो सबसे मेन जो हम मेन कवर करने जा रहे हैं तो वो ये रिएक्शंस हैं सारी। हमने ओवरव्यू ले लिया नेक्स्ट 14 डेज में क्या करने वाले हैं, बस मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि ऐसा ऐसा होता है, वो इसलिए कि फील आना चाहिए कि EAR कहां पे होगी। लेकिन आज मैंने आपको ये सिखा दिया कि EAR कहां पे होगी, NAR कहां पे होगी, ठीक, ESR कहां पे होगी, FRAR कहां होगी। आप मुझे एक बात बताओ, आपको अगर ओनली सबस्टेट दे दिया जाए तो उसके देख के आइडिया तो लग जाएगा ना आपको इसमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है ना। तो आप एक बात बताओ, आधा काम हुआ कि नहीं हुआ, अपना आधा काम तो आज ही हो गया, क्योंकि हमें यह पता लग गया कि कौन सा चैप्टर कौन सी रिएक्शन देने वाला है, ठीक। बाकी अपना रीजेंट से आइडिया लेंगे कि क्या देगा, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। जैसे पाई बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शंस देंगे। एडिशन कितने टाइप की हो सकती है, आयोनिक, फ्री रेडिकल, भाई EAR दे सकता है, NAR दे सकता है या फरार दे सकता है, ठीक। अब कौन सी देगा, अगर पोलर पाई बॉन्ड है NAR देगा, और अगर यहां पे नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो क्या दे सकता है, EAR भी दे सकता है, FRAR भी दे सकता है। अब अपने को अगर रीजेंट जो दे रहा है उसमें फ्री रेडिकल दे दिया तो फ्री रेडिकल का एडिशन होगा, तो हम समझ जाएंगे FRAR होगी। और अगर उसने कैटायनिक रीजेंट दे दिया, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट दे दिया, तो हम समझ जाएंगे EAR है। फिर अपने को मैकेनिज्म देख के सिंपल करनी। किसी को कोई डाउट है क्या, तो समझ में आया रिएक्शंस कैसे पढ़नी है। तो ये अपने नेक्स्ट 14 लेक्चर है ना, उसमें कर लेंगे। तो आज का इतना ही पढ़ना था अपने को, ठीक है भाई, थैंक यू।